आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में ज्यादातर उन नेताओं पर दांव खेला गया है जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। कुछ सीटों पर पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया। इन सब के बीच बीजेपी ने भी 13 सीटों में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। साल 2019 तक सिर्फ 3 से 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 13 सीटों पर योग्य उम्मीदवार उतारना है, क्योंकि करीब 3 दशक के बाद ऐसा पहली बार है जब बीजेपी पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है, उनमें ज्यादातर पैराशूट कैंडिडेट्स या फिर वो जिन्होंने हाल ही में अपना पाला बदला है। बीजेपी ने 13 में से 6 सीटों पर जिन 6 लोगों पर दांव खेला है, उसमें लुधियाना सीट से रवनीत सिंह बिट्टू, जालंधर सीट से सुशील कुमार रिंकू और पटियाला सीट से परनीत कौर, फरीदकोट से हंसराज हंस, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू को पार्टी ने टिकट दिया है। ਜਦੋਂ मैं कहना कि ਆਪਾਂ साफ सुथरी पॉलिटिक्स राजनीति करांगे ਤੇ मेरा फोकस है कि अमृतसर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਾਂ ਵਧਣ, एग्रीकल्चर च, इंडस्ट्री च, टूरिज्म च ते एजुकेशन ते स्किल्स के थ्रू। आपको बता दें कि बॉलीवुड के नाम रही गुरदासपुर सीट पर बीजेपी ने इस साल सनी देओल का टिकट काटकर लोकल लीडर दिनेश सिंह बब्बू को उम्मीदवार बनाया है, जो पंजाब में बीजेपी के पुराने और वफादार नेता हैं। इसके अलावा बाकी बची सीट पर पैराशूट कैंडिडेट्स उतारे गए हैं और फिर दल बदल करने वाले। ये लोगों ने पहचान लिया है, जान लिया है और मान लिया कि अगर इस देश का कोई भविष्य किसी के हाथ में सुरक्षित है तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। हम तो अपना जो कुनबा है, कुनबा हमने अपना कुनबा बढ़ाना है। पहले हम 23 सीटों पर लड़ते थे और 3 पार्लियामेंट। अभी हमने 13 पार्लियामेंट हमने लड़नी है खुद अपने पैरों के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर, और 117 जो आने वाली असेंबली है। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम किसी को उठाकर नहीं ला रहे। जो आदमी आना चाहता है किसी भी पार्टी से और जो हमारी फिलॉसफी को मानता है, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को मानता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने तो अपना कुनबा बढ़ाना है। बीजेपी दलबदल नेताओं के सहारे पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल से मुकाबला कर पाएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। जैसे हमारी पार्टी ने एकदम से वर्कर ने रिएक्ट किया है, 2 घंटे के शॉक के बाद एकदम से फोन आने शुरू हो गए, वर्कर्स का आना शुरू हो गया, भाई जवाब देना है, इनू इस तरीके धोखा करके गया है। ऐसा आदमी जिसके खिलाफ कोई नहीं। पंजाब की 13 सीटों के ऊपर जहां सिटिंग एमएलए हैं, 6 सीटों के ऊपर, हर सीट के ऊपर कोई ना कोई टिकट मांग रहा है। एक ऐसी लुधियाना सीट जिसके बिट्टू के अगेंस्ट किसी ने टिकट नहीं मांगी, अकेला नाम जा रहा। हाईकमांड में उसकी पैठ, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब के साथ बैठना उठना। किस चीज़ का मैं सफोकेटेड होके चला गया, मेरी टिकट कट रही थी, मैं चला गया, किस कारण से गया ये मेरे को पता नहीं। मैं तो एक बात कहूँगा कि बिट्टू जी अपनी उपलब्धि बता दें। 10 साल की एक उपलब्धि, पहले अकाली सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार थी, एक उपलब्धि सिवाय इसके कि इन्होंने 1-2 सवाल लोकसभा में पूछे हैं, उसके अलावा आई डोंट थिंक ही गॉट एनीथिंग टेंजिबल टू शो। अब जाके कोई एक वहाँ पे कोई स्लॉटर प्लांट था, अब उसको ताला लगा दिया, कुछ ऐसा कुछ कर लिया। अब एमसी को ताला, अरे भाई आप ही के तो लोग थे, आप ही के लोग चला रहे थे ना, तो पहले क्यों नहीं रोका आपने? और मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ बता पाएंगे, इसीलिए उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि अब वो ही विल सिंग अ डिफरेंट ट्यून। अब वो इस ट्यून की बजाय दूसरी ट्यून पे गाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो।
पंजाब में बीजेपी की पहली लिस्ट को देखकर ये साफ हो गया है कि उसने सभी सीटों पर ऐसे लोगों को उतारा जिनकी जीत की गारंटी काफी हाई है। हालांकि अभी 7 सीटों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है, क्योंकि टिकट की रेस में सुनील जाखड़, सोम प्रकाश समेत कई लोगों का नाम शामिल है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार विरोध की जिस मुहिम का आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने देश की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई, उसी भ्रष्टाचार के आरोपों ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। शराब नीति घोटाले में आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं आज ईडी ने केजरीवाल के हवाले से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया, जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने ये कहते हुए कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कोर्ट के सामने कहा कि केजरीवाल सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे और अधिकतर सवालों के जवाब में मुझे नहीं मालूम कह रहे हैं। उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं था। कई ऐसे क्रूशियल क्वेश्चन थे जिनके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें कुछ नहीं याद है, आई डोंट नो। ऐसे ही जब कैलाश गहलोत से ईडी ने सवाल किए तो कैलाश गहलोत ने भी कहा कि उनके सरकारी आवास में कौन रहता है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने पुश्तैनी आवास में रहते हैं। ईडी ने अदालत के सामने दावा किया कि केजरीवाल जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब ईडी ने केजरीवाल से विजय नायर के संबंध में पूछताछ की तो केजरीवाल ने कहा वो नायर से सीधे नहीं जुड़े थे, बल्कि नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। जो इन्होंने रिमांड शीट दी है, कोर्ट में जमा कराई है, उस रिमांड शीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के सामने जब आतिशी मरलीना और विजय नायर का मामला लाया गया, उसके बयान से सामना कराया गया, तो उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ईडी का ये कहना कि इस तरह के बयान से वो हमें मिसलीड कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जरूरी दवाएं और कुछ किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। अदालत ने रिमांड शीट देखने के बाद और तमाम बहस के बाद ये तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ईडी के रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। उधर तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए विशेष सुरक्षित जेल में इंतजाम कर लिए गए हैं। इस वजह से कई जो आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, जिनमें ये चौथा नंबर है अरविंद केजरीवाल का। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि ईडी का मकसद पूछताछ था ही नहीं, बल्कि वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती थी। भेजे वो पूछताछ के लिए नहीं आए, ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। केजरीवाल जी ने करप्शन के नाम पे बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की, झूठे दोष लगा लगा के अपनी पार्टी से लोगों को निकाला, बहुत बड़े बड़े कद के लोगों को बहाने लगा के निकाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आपके सामने आज मिसाल है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में किसी को सामने नहीं आने देते, अब वो आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को फंसाने जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों ने दावा किया है कि ईडी के बाद केजरीवाल से सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है और हो सकता है कि सीबीआई भी जल्द ही इसके लिए अदालत का रुख कर सकती है।
दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा। हमारी अगली खबर उन किसानों के लिए जिनके लिए खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं हरविंदर सिंह फुल्का। खेती की ऐसी तकनीक का इजाद उन्होंने किया है जिसे अपनाने से किसान कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी कर सकते हैं। कर्ज और पानी की समस्या से परेशान पंजाब के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरविंदर सिंह फुल्का ने अपने पैतृक गांव भदौड़ी में खेती की एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे किसानों की खर्च और लागत में कमी आने के साथ साथ मुनाफे में भारी इजाफा होगा। एडवोकेट फुल्का की खेती का यह नया मॉडल पारंपरिक खेती से बिल्कुल अलग है और इसका इस्तेमाल गेहूं समेत कई अन्य फसलों की खेती में किया जा सकता है। बरनाला के अपने पैतृक गांव भदौड़ में एस.एच. फुल्का आजकल इसी नई पद्धति की मदद से खेती कर रहे हैं। पानी अगर बचाना है तो ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो तरीका है, इस तरीके से मुश्किल से 15 या 20% पानी लगता है, 80% पानी की बचत है। जितनी भी ये फसलें हम उगाते हैं ना, ये सब बेड्स पे उगाते हैं। 4-4 फुट के बेड बना दिए और 4 फुट के बेड बना के पानी जो लगाना है सिर्फ खाली में लगाना है। यहाँ पे जो इस खाली में पानी लगा और पानी भी वो भी पूरा नहीं लगाना, ऊपर तक नहीं, वो इतना पानी देना है और पौधा अपने आप जितनी उनको चाहिए पानी चाहिए नमी वो खींच लेते हैं और जो पौधा रहता है ऊपर की तरफ ऊंची तरफ रहता है। ऊंचा होने के लिए उसके ना पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो हैं पूरे बनते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पौधे की खुराक को तैयार करते हैं। इस नई तकनीक में हर फसल को बेड बनाकर लगाया जाता है। साथ ही एक ही खेत में एक बार में 2 से 5 फसलें बोई जा सकती हैं। इससे भी खास बात यह है कि फसल पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है क्योंकि इस पर किसी भी तरह के रासायनिक खाद और स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती और इससे लागत भी काफी कम हो जाती है। कणकियां लाइया हुई ते आ इस नाले विच छोलूआ इस बेड के उत्ते 1 रो कणक दी ते नाल साइड दे उत्ते 2 रो छोलूआ दी लाइया हुई। इधर अगे फिर वो कणक जिहदे उत्ते छोलूआ नहीं है उस बेड के उत्ते 2 रो कणक दी लाइया हुई। 9 इंच के बिच के उत्ते एक कणक का बी पाया। एच.एस. फुल्का के इस फगवाड़ा मॉडल से सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि अन्य सभी फसलें भी बोई जा सकती हैं, जैसे नरमा, कपास, गन्ना, सब्जियां और धान। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कितने किसान इस नई तकनीक को अपनाकर पारंपरिक खेती को टाटा बाय बाय कहते हैं। बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।